नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ आपके चिर परिचित विकास कुमार जी हैं। विकास जी मार्केट के बारे में जो भी राय रखते हैं और जो कुछ भी बताते हैं उसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारी इनसे ये पैक्ट है कि ये हर एक शनिवार को शाम 7 बजे हमारे साथ उपस्थित होंगे। लेकिन अब इन्होंने थोड़ी और कृपा की है तो हम बीच बीच में इनसे समसामयिक मुद्दों और अर्थशास्त्रीय मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि ट्रंप के आने के बाद से बाजार ने किस तरह उत्साह दिखाया, नैस्डैक के क्या हाल हैं, बिटकॉइन पर क्या असर होगा, भारतीय शेयर बाजार भी उत्साह में है। इस सब को कैसे देखते हैं विकास जी, और कैसे एक आम ग्राहक को अभी बरतना चाहिए, एक आम जो शेयर धारक है उसको क्या क्या उम्मीदें करनी चाहिए। तो सीधा शुरू करते हैं विकास जी से। विकास जी, सीधा आपके पास। पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे फिर से बुलाया और मुझे अच्छा लगता है आकर के लोगों से बात करने का और अपनी जो भी थोड़ी बहुत समझ है। मैं कोई तो आपका बड़प्पन है कि आप अर्थशास्त्री और फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन मैं इस तरह के जुमलों से थोड़ा-सा दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब इतने गहरे सागर हैं कि आप कुछ बहुत कुछ मैं तो थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक सोचता हूँ कि फ़ायदा कमाया जाए शेयर बाज़ार से। तो मेरी मेरी जो भी स्टडी होती है, दरअसल वो मेरे अपने बेनिफिट के लिए ही होती है। अब इसमें अगर सामुदायिक बेनिफिट हो जाता है, तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा पुण्य मिल जाएगा। तो ख़ैर चलिए हम आते हैं इसके ऊपर। देखिए, अगर हम ट्रम्प को समझें और उसके बाज़ार को समझें, तो मैं एक शब्द में कहूँगा कि किसी भी कंट्री की या कोई भी जो उसका हेड ऑफ स्टेट होता है या किसी फैमिली का ही हेड ऑफ जो स्टेट होता है, वो किस दिशा में जाएगा वह उसके मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप परिवार में हैं, तो अगर मान लीजिए कि परिवार का मुखिया है और वो चाहता है कि ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करे, तो आप देखेंगे कि उस परिवार ने 10-20 सालों के अंदर-अंदर अच्छा खासा लैंड बैंक बना लेगा वो। आपने देखा भी होगा, अपने आस-पास ऐसे लोग होंगे जिनका और कुछ नहीं, बस ज़मीन खरीदने का धुन होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शेयर बाज़ार में निवेश करते होंगे, तो देखेंगे कि उनका म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो गया। कुछ ऐसे हैं जिनका गोल्ड के ऊपर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इन सब में भरोसा नहीं रखते हैं और एजुकेशन में भरोसा रखते हैं, तो उनके बाल-बच्चे पढ़ के यूएस सेटल होते हुए नज़र आएँगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो परिवार का मुखिया जब अब परिवार की दशा और दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाल सकता है अपने सोच और अपने आचरण के द्वारा, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का जो मुखिया है, वो जब करेगा तो दुनिया भर के बाजारों पर, दुनिया भर की इकोनॉमी पे असर नहीं होगा, बहुत असर होगा। एक 2 वजहों से असर होगा। पहला तो ये कि जो डेमोक्रेट्स के सोचने का तरीका है, डेमोक्रेट्स जिस तरीके से इकोनॉमी को लेते हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी इकोनॉमी को लेकर जो उसकी सोच है, दोनों में एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है आपको। एक तो बड़ा क्लियर वर्ड्स में बता दूं कि अ, जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जनरली इन जनरल एज ए थंब रूल आप मान के चल सकते हैं कि वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ठीक रहती है। मतलब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था होती है उनके पीरियड में अच्छी बढ़ती हुई देखी जाती है। और जो उस अर्थव्यवस्था में जो तेजी आती है, जो लोग धनी होते हैं, जो उनकी आय बढ़ती है, तो फिर ऐसे लोग वोक हो जाते हैं और वोक होने के बाद उनका जो वोट है वो डेमोक्रेट्स को मिलता है। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रोनाल्ड रीगन के टाइम में अमेरिका ने तेज आर्थिक तरक्की करी और एक बहुत बड़ा एक टेक क्लास तैयार हुआ। वो न्यूयॉर्क और इन सब कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में आकर के बसा। आज वो सबसे बड़े गढ़ वोकिज्म के और डेमोक्रेट्स के हैं। तो काम करे कोई और मजा लूटे कोई। तो ट्रंप के बनने के बाद थोड़ा सा हम विषयांतर हो गए। तो अब ट्रंप का एक तो वो रिपब्लिकन पार्टी वाला बैगेज है कि एक तो पार्टी की पॉलिसीज को वो करेगा ही करेगा,
मतलब इम्पैक्ट होगा ही। दूसरा, ट्रंप की कुछ अपनी भी विशेषताएं हैं व्यक्तिगत तौर पे, और उसकी अपनी भी सोच है, उसका भी असर दिखेगा। वो क्या है, आप 2017 से लेकर के 2020 तक के ट्रंप के कार्यकाल को याद कीजिए, तो उस पीरियड में ट्रेडिशनली आप देखेंगे कि जो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस था, वो हिस्टोरिक लो पर था। मुझे याद है कि एक बार तो यह $20 से काफी समय तक नीचे रहा। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो अगर जो जो भी कंट्री जो ऑयल का इंपोर्ट करती हैं, जैसे हम ऑयल का बहुत बड़े इंपोर्ट भारत करता है, सबसे बड़े तेल के आयातक देशों में सम्मिलित है। तो अगर तेल की कीमतें कम होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था इन जनरल आप मान करके चलिए कि इन्फ्लेशन कम होगा। पहला, तो पहला टेक अवे ये है ट्रंप के आने के बाद कि तेल की कीमतें कम रहने की उम्मीद की जा रही हैं, और वो दो वजहों से हैं। एक तो कि वो ऑयल कंपनीज में दुनिया के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है उस पर खासा दबाव होता है ट्रंप का। मैंने देखा कि जब जब इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश करी, तो ट्रंप का एक ट्वीट आता था और तेल जो है सो जो ब्रेंट क्रूड है वो 2% नीचे गिर जाता था। और इसने एक और काम करा था, जो सेल गैस के उत्पादन में काफी दिया। आपको जान करके ये हैरानी होगी, या बहुत लोगों को ये लगता होगा कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो नहीं, आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है डोनाल्ड ट्रंप की रही है, जिन्होंने सेल गैस के उत्पादन में और ड्रिलिंग में खासा इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत बढ़ा था। इसके वजह से क्या हुआ था कि दुनिया भर में तेल की कीमतें हिस्टोरिक लो पर रही। और जो ही ट्रंप गया और जब ये बाइडन आया, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो युद्ध हुआ रसिया यूक्रेन का, क्योंकि ये युद्ध करवाते हैं डीप स्टेट वाले। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध करने के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई दुनिया भर में। यूक्रेन की और रसिया की युद्ध से सप्लाई चेन बहुत मुश्किल में पड़ गया। भाई, रसियन क्रूड मार्केट में है ही नहीं, राइट। तो वैसे भी आप देखिए कि $70 $80, ट्रंप के कार्यकाल में आप देखेंगे कि ये $40 से $50 के अंदर ही रहेगा आपको, मतलब इससे कम ही देखेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी स्थिति होगी। दूसरा, यूक्रेन वगैरह के युद्ध वगैरह मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा और ये युद्ध ट्रंप के पहले साल के अंदर अंदर ही समाप्त होगा, तो सप्लाई चेन की भी जो प्रॉब्लम्स होंगी। तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन, मैं समझता हूं, जो अभी तक के संकेत है कि जो अभी स्थिति है उससे कमी आएगी। अब जब इन्फ्लेशन में कमी आएगी तो कंपनियों के पास और लोगों के पास खरीदारी का पैसा ज्यादा होगा, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट बेहतर होगा। आईटी पर खर्च ज्यादा करेंगी कंपनियां, आपको मॉडर्नाइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं होता है। आप ये देखिए कि अगर एक्जॉन मोबिल जैसी कंपनी, या मान लीजिए कि वालमार्ट जैसी कंपनी को, अगर मान लीजिए कि अगर 2% भी फायदा हो गया, तो इतना बड़ा उनका $300 बिलियन, $500 बिलियन का है कि हमारे पास उसका अगर कुछ भी पहुंचता है ना, तो वो डॉलर में आकर के बहुत हो जाता है। तो पहला यहाँ मेरा टेक। आपको रोकूंगा, यहाँ आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग राजनीतिक पक्ष पर तो बात हमने कर ली। एक पक्ष होता है इसका आर्थिक पक्ष, और वहीं मुझे भारत की तरफ से डर लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भारत को एब्यूजर भी कहा है, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, तो उस विषय को छोड़ दें। लेकिन ट्रंप अमेरिका फर्स्ट वाली नीति क्या है, उसमें भारत का क्या होगा, एक तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, और दूसरे आपका जो दर्शक वर्ग है वह शेयर, बिटकॉइन बाजार, इन सब को सुनने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए प्लीज उस पर अब हम लोग फोकस करें। मैं वहीं पर आ रहा था। तो उसका जो पॉलिटिकल लीनिंग है, तो पॉलिटिकल लीनिंग से उसका आर्थिक पक्ष भी प्रभावित होता है। जैसे वो चाइना पर कह रहा है कि 60% टैरिफ लगाएंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि जब चाइना पर वो टैरिफ लगेगा, तो चाइना से पलायन की जो दर है कंपनियों की, वो और तेज हो जाएगी। यानी जो चाइना प्लस वन ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें वैसी कंपनी जैसे हमारे यहाँ जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है,
जो जैसे फार्मा सेक्टर की जो कई कंपनी हैं जो जिन पर चाइना का डोमिनेंस है। फॉर एग्जांपल डिविस लैब। डिविस लैब एक कंपनी है जो सीधे-सीधे चाइना प्लस वन ट्रेड से बेनिफिट होगी आपको, क्योंकि ये एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो कालपोल या क्रोसिन जो होता है, क्रोसिन तो ब्रांड नेम है, उसमें जो मटेरियल जो बुरादा है उसको पैरासिटामोल कहते हैं, वो सब चाइना से आता है ना? तो उस तरह की कंपनी। दूसरा, जो मेडिकल इक्विपमेंट जो कंपनी बनाती हैं, इस पर चाइना का दबदबा है, ठीक है? उस तरह की कंपनीज में भी बेनिफिट होता हुआ हम देख सकते हैं। जैसे पॉली मेडिक्योर एक कंपनी है इंडिया की जो काफी अच्छी कंपनी है। तो आप इस तरह की, यानी फार्मा सेक्टर पर मेरी सलाह है कि आप एक नजर रखें, पहला। दूसरा, कई सारे जो हमारे मिलेनियल्स हैं वो बिटकॉइन और इन सब चीजों पर भी नजर डलाते हैं। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा वक्त आ चुका है, ठीक है? बहुत एग्रेसिव मत होइए, लेकिन हाँ, बिटकॉइन और इथेरियम जैसे आप थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसी है, वो प्रो प्रो क्रिप्टो है। तो इन जनरल आप बिटकॉइन में रैली होते हुए देख रहे हैं। रैली एक्चुअली स्टार्ट भी हो गई है। तो 2 चीज़ें मैंने बहुत क्लियर कट बता दी। तीसरी चीज, गोल्ड जो मुझे अब लग रहा है कि अगले 4 साल अब गोल्ड बहुत अच्छा नहीं करने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं देगा, लेकिन चूंकि दूसरे एवेन्यूज बहुत अच्छा देंगे तो गोल्ड अपने आप अनअट्रैक्टिव अच्छा। हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल था, बहुत हास्यास्पद सवाल है कि गोल्ड अब और कितना अच्छा करेगा महाराज? मतलब 80,000 रुपए तो पहुंच गया। अब आप क्या चाह रहे हैं कि लाख सवा लाख हो जाए? कितना अच्छा करेगा? नहीं, अब जैसे जो चीज हो गया सो तो हो गया ना। अब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में अब अगले 5 साल में वही चीज होती रहेगी, तो वो अब नहीं होने वाला है। 80,000 से अब मान लिया कि गोल्ड जो ट्रेडिशनली है, अगर आप देखेंगे तो वो महंगाई के साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से बढ़ती है। या पहला, या दूसरा ये कि आपको जो है सो जनरली डिमांड भी अच्छी आती है, इंडिया में तो लोग खरीदते ही हैं। तो 10%, 11%, 9 से 10% का अगर आपका है तो इसी टाइप का रिटर्न मतलब वो देगा। लेकिन होता क्या है ना कि भाई, जब आप देखते हैं कि शेयर बाजार में पैसे डबल हो रहे हैं साल भर में, क्रिप्टो में एकदम चलने लगता है, तो पता चला कि एक नया क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हुआ और 2 दिन में ही डबल हो गया। तो ऐसे में 10% सालाना जो है एक बहुत ही वो लगने लगता है। लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ, क्रिप्टो अच्छा करेगा। और वैसी कंपनी जैसे मैंने फार्मा बताया। दूसरा, कंपनीज के पास, अमेरिकन कंपनीज के पास अगर इनकम उनकी बढ़ेगी तो आईटी सेक्टर अच्छा करेगा। तो आप जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इस तरह एचसीएल हो गई, इस तरह की कंपनीज अच्छा करेंगी। चौथा, जो मुझे एक चीज और अच्छी लग रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह की जो चीजें हैं, जब चाइना वन होगा, चाइना प्लस वन, तो कंपनीज यहाँ भी आएंगी। और उसमें 2 तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। एक तो आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप लगाएं पैसा डायरेक्टली, वो मैं सलाह नहीं दूंगा। आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे क्वांट का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है। और आपको जैसे एक इसका भी मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एचडीएफसी का, लगा सकते हैं। एक, मैं आपको गोल्डन टिप दे रहा हूं कि नास्डैक का जो ईटीएफ है, अगर आप उसमें निवेश करना शुरू कर दें एक सिस्टमेटिक तरीके से, 70 रुपए का मेरे ख्याल से एक ईटीएफ मैंने देखा था, कल प्राइस था, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 50 ईटीएफ। तो हर दिन एक नियम बना लीजिए कि आपके अकाउंट से 70 रुपए कट जाए हर दिन। एक ईटीएफ 70 रुपए का, जो हम एक पिज्जा का प्राइस है ना? या कहिए एक एक प्लेट आलू टिक्की आप हर दिन सोचिए मैं खा रहा हूं, और लगातार 4 साल तक खाइए, आपका पोर्टफोलियो बम बम हो जाएगा। तो मेक योर पोर्टफोलियो ग्रेट अगेन। तो मेरा ये है। है मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। इसी बिना पर आए हैं ट्रंप दोबारा चुन के। और देखिए, अमेरिकी चुनाव ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा अजीब और अबूझ है कि वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की तरह है। मूर्खतापूर्ण है साहब।
आप सीधे कहिए ना अब मैं कि उसको नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसकी तुलना अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो सामान्य जनता को कभी समझ में नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। बहरहाल एक अंतिम सवाल मेरा है, और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर इसको दें कि ट्रंप जनवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 2 महीने लगते हैं पूरे तामझाम को समेटने में पिछली सरकार के। उस समय तक हमारे निवेशकों को क्या करना चाहिए, उस समय तक किस तरह से बरतना चाहिए, क्योंकि अभी तो बाइडेन है ही, 2 महीने तो वो रहेंगे। उस पर कोई टिप, या भारतीय शेयर बाजार अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है, आगे कैसे देखते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं? ट्रंप का जो ट्रेंड है वो कहीं अपने में खत्म हो गया। अल्टीमेटली देखिए, भारत का शेयर बाजार आगे बढ़ेगा भारत की बदौलत, है ना? लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो रहता ही रहता है। तो मेरा सजेशन ये है कि धीरे-धीरे थोड़ा जैसे आज भी मार्केट काफ़ी गिरा है, 255 पॉइंट गिरा है मार्केट, और अभी गिरावट रह सकती है भारतीय बाज़ारों में। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सतर्क होकर के फरवरी-वरवरी तक रहिए, क्योंकि जनवरी में ट्रंप शासनारूढ़ हो जाएँगे, और फिर उस समय से ही जो है आपको रियल पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप म्यूचुअल फंड में अगर कोई सिप कर रहे हैं तो करते रहिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में वही जो मैंने बोला ना, एक प्लेट आलू टिक्की का जो इन्वेस्टमेंट है नास्डैक ईटीएफ में, अगर वो प्रतिदिन कर सकते हैं, तो आप वो करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि टेक कंपनीज आगे जाएंगी ही जाएंगी। आप ये मान करके चलिए, ये होना ही है। तो फिलहाल इतनी ही बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले वीडियोस में हम लोग लगातार और सारी बातें करेंगे। ये चूंकि हमने बाजार सेंट्रिक, और जैसा कि विकास जी बार बार कहते हैं कि अति उत्साह में मत आइए, और बहुत ज्यादा आक्रामक एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। इसको दोनों तरफ से तोल मोल के आगे बढ़िए, और जो टिक्की वाली सलाह इन्होंने दी है, मुझे लगता है कि वो बहुत जबरदस्त सलाह है। टिक्की जरूर खाइए रोज। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें तुरंत समय दे दिया, और हम आपको हर एक शनिवार फिर से हम वो अपना सिलसिला चालू करेंगे। ये तो बीच बीच में जैसे टिक्की में ऊपर से चाट मसाला छिड़का जाता है, उस तरह से हमने आपको बुला लिया। तो दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, और देखते रहिए व्यालोक वाणी। जिस तरह आप इसको अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।